नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में तो आप जानते हैं, पर क्या आपने वाटर बर्थ डिलीवरी का नाम सुना है? ये क्या है, कैसे की जाती है, इसके बारे में सब कुछ जानिए आज सेहत के पहले सेगमेंट में। जो व्यक्ति पहले खुश रहता था, अब वो बात बात पर गुस्सा आने लगता है। ये स्ट्रेस नहीं, ब्रेन ट्यूमर का भी लक्षण है। दिमाग में ट्यूमर से किसी के बर्ताव पर कैसे असर पड़ता है, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। आपने फ्लैक्स सीड्स का नाम सुना है? इन्हें हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं। ये बड़े फायदेमंद होते हैं। क्यों खाने चाहिए अलसी के बीज, बताएंगे अपने तीसरे सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत दर्द होता है। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि ये दर्द कई हड्डियां टूटने जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी में ये भयंकर दर्द बच्चे के बाहर आने तक रहता है। अगर महिला की सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, तब दर्द तो ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें माँ के पेट में चीरा लगाकर बच्चे को निकाला जाता है। सी सेक्शन में डिलीवरी के दौरान दर्द भले ही ना हो, पर बाद में दर्द से हालत खराब हो जाती है। रिकवरी भी देर से होती है। तो ये तो दो तरह की डिलीवरी की बात हो गई। वैसे एक ऐसी डिलीवरी भी है जिसमें दर्द भी कम होता है और कोई चीरा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी, इस डिलीवरी का नाम है वाटर बर्थ डिलीवरी। इसमें बच्चे का जन्म गुनगुने पानी से भरे एक टब में होता है। पर बच्चा किसी टब में कैसे पैदा हो सकता है, वो भी ऐसा टब जिसमें पानी भरा हो? यही बताएंगे आपको आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे कि वाटर बर्थ डिलीवरी क्या है, ये कैसे की जाती है, वाटर बर्थ डिलीवरी के फायदे क्या हैं, इससे जुड़े रिस्क क्या हैं, और वाटर बर्थ डिलीवरी किन लोगों के लिए नहीं है। सुनिए। वाटर बर्थिंग का मतलब है वो महिलाएं जो अपनी डिलीवरी वाटर बर्थिंग पूल में कराना चाहती है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए बर्थिंग पूल। बर्थिंग पूल के लिए इन्फ्लेटेबल होता है, जिसको हम एक पंप की सहायता से भर के इन्फ्लेट करके रख सकते हैं। देन वी नीड फ्रेश वाटर। जो पानी हम यूज़ करते हैं वो एक तो 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज़ किया जाता है, एंड सेकेंडली उसको हम हमेशा इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन करके ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक हमारा लाइनर होता है जिसको डिस्पोजेबल लाइनर कहते हैं, और हम बर्थिंग पूल को हर डिलीवरी के बाद वो लाइनर चेंज कर सकते हैं। वाटर बर्थिंग कराने के लिए यूजुअली हम महिलाओं को, जब वो 3 to 4 सेंटीमीटर्स डायलेटेड होती हैं, तब उनको कहा जाता है कि वो पूल में आ सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूल में आने के बाद उन्हें हमेशा बैठना है। अगर वो टायर्ड हो जाती हैं तो हम स्पेशलिस्ट नर्सेस की मदद से उन्हें पूल के बाहर निकाल सकते हैं और वो रूम में घूम फिर सकती हैं, बर्थिंग बॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं, या उसी रूम में एक और बेड होता है जहाँ पर वो लेट सकती हैं। इसमें हम कोई भी कैनुला या कोई भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपने ही फिजियोलॉजिकल, जो उनकी बॉडी के अंदर कंट्रैक्शंस डेवलप हो रही हैं, उसकी मदद से ही वो डायलेट करती हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही सूदिंग और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है उन पेशेंट्स के लिए जो वाटर बर्थिंग ऑप्ट करते हैं। एक तो इसमें क्योंकि हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं जो कि 37 to 38 डिग्रीज पे किया जाता है, मदर्स को पेन कम महसूस होता है, उनकी डिलीवरी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम उसको कोई भी मेडिकेशंस नहीं देते। इसमें माँ को हम कोई कट भी नहीं लगाते, तो क्योंकि गर्म पानी से पेरिनियम बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो इतना ज़्यादा टियर नहीं होता और हीलिंग बहुत क्विक होती है। इसके अंदर बच्चे के लिए भी डिलीवरी जेंटल होती है, क्योंकि हम कहीं से भी बच्चे को ना खींच रहे हैं, ना हम मदर को कुछ पुश करने को कह रहे हैं। अपने आप ही मदर पानी में पुश करती हैं। बच्चों में एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स, विच मीन्स कि बच्चा पानी के अंदर ब्रीथ नहीं करता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चा मदर में भी तो पानी में ही होता है, जिसको हम लाइकर कहते हैं। तो वो एक पानी के पूल से दूसरे पानी के पूल में आता है। हाँ, वो बच्चा ब्रीथ तब ज़रूर कर सकता है अगर वो एक एक्सपर्ट के हाथ डिलीवरी नहीं हो रही और हम बच्चे को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी बच्चे को पुल या पुश नहीं करना होता, नहीं तो उस वक़्त वो ब्रीथ कर सकता है। अब अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे पास एविडेंस है उससे लेस देन 1% हम मान के चलते हैं, विच इज़ सेम चाहे मदर की डिलीवरी वाटर बर्थिंग पूल में हो चाहे वो पूल के बाहर हो।
सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वाटर बर्थिंग वो ही स्पेशलिस्ट करा सकते हैं, वो ही डॉक्टर्स जिनके पास ट्रेनिंग है, और इसके लिए हमें वाटर बर्थिंग स्पेशलिस्ट नर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं? नंबर 1, मदर का वेट 100 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। फुल टर्म पूरा वो 37 to 40 वीक्स प्रेग्नेंट होनी चाहिए। उसको कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में जैसे कि डायबिटीज़ का होना, हाइपरटेंशन का होना, या किसी भी कारण से हमें आर्टिफिशियली लेबर पेन्स अगर इंड्यूस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो महिलाएं या वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स इसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पहले सिजेरियन हुआ है तो भी आप वाटर बर्थिंग नहीं करा पाएंगे। वाटर बर्थिंग में हम बिल्कुल भी कोई मेडिकेशंस यूज़ नहीं करते हैं। वाटर बर्थिंग हम ट्विंस प्रेगनेंसी, अगर आपके बच्चे जुड़वा हैं तो भी नहीं करा सकते, और बच्चे का सर नीचे की तरफ होना चाहिए, विच मीन्स बच्चा उल्टा या ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वाटर बर्थ डिलीवरी के बारे में सोच रही है तो एक बार डॉक्टर से राय मशवरा करने के बाद ही इसे कराएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वाटर बर्थ डिलीवरी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही करे जिसे ऐसी डिलीवरीज कराने का अनुभव हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जब कोई हंसमुख व्यक्ति अचानक बहुत गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, झुंझलाने लगता है, उसे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद वो परेशान है, किसी टेंशन में है। अमूमन ये लक्षण स्ट्रेस के होते भी हैं, मगर हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति पहले खुशमिजाज था पर पिछले कुछ वक्त से वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये दिमाग में ट्यूमर का संकेत हो सकता है। कैसे? इसके बारे में हमें बताया मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोहम्मद शोएब ने। डॉक्टर शोएब कहते हैं कि हमारे दिमाग को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों को लोब्स कहते हैं। ये हैं फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। जब दिमाग के फ्रंटल लोब या टेम्पोरल लोब में कोई ट्यूमर होता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। फ्रंटल लोब दिमाग का आगे वाला हिस्सा है। ये सोचने, समझने, फैसले लेने, बोलने की क्षमता, व्यक्ति के व्यवहार, उसके मूवमेंट और काम में ध्यान वगैरह पर असर डालता है। वहीं टेम्पोरल लोब सिर के दोनों किनारों पर कान के आसपास होता है। ये व्यक्ति के सुनने की क्षमता, भाषा को समझने, याददाश्त और भावनाओं को कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है। जब दिमाग के फ्रंटल लोब या टेम्पोरल लोब वाले हिस्से में ट्यूमर होता है, खासकर फ्रंटल लोब में, तब व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है। कई बार मरीज के घर वाले बताते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, हर छोटी बात पर झुंझलाने लगता है, जल्दी नाराज हो जाता है, बिना बात भड़क उठता है। अगर ऐसा लंबे समय से हो रहा है तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना जरूरी है। अगर समय पर जांच हो और उसमें ब्रेन ट्यूमर का पता चले तो मरीज के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लक्षणों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रेन ट्यूमर के कुछ और लक्षणों पर ध्यान देना भी जरूरी है, जैसे सुबह उठते ही रोज सिर दर्द होना, सुबह के समय बार बार उल्टियां आना, दौरे पड़ना, धुंधला दिखाई देना, कंफ्यूजन होना, निर्णय न ले पाना, चीजें भूल जाना, काम में ध्यान न लग पाना, स्पष्ट न बोल पाना, लड़खड़ाकर चलना, चलते समय बैलेंस बिगड़ जाना और शरीर में एक तरफ बहुत कमजोरी होना। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण हो तो उसे बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी कुछ जांचें करेंगे। अगर ब्रेन ट्यूमर निकलता है तो शुरू होगा इलाज। ब्रेन ट्यूमर का इलाज उसके टाइप, साइज, लोकेशन और इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैंसर वाला है या नहीं। ज्यादातर मामलों में सर्जरी की जाती है। इसमें न्यूरोसर्जन ट्यूमर को हटा देते हैं। कभी कभी ट्यूमर का कुछ हिस्सा ही हटाया जाता है ताकि लक्षणों को कम किया जा सके। ऐसा तब होता है जब पूरा ट्यूमर हटाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे अगर ट्यूमर दिमाग के किसी संवेदनशील हिस्से में है या वो बहुत डेप्थ में है या फिर किसी लोब्स में फैला हुआ है तो उसका कुछ हिस्सा ही हटाया जाता है। साथ ही अगर ट्यूमर खून की नलियों, नर्व्स वगैरह से चिपका हो या उनके एकदम पास हो तो भी उसे पूरी तरह हटाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में पूरा ट्यूमर नहीं हटाते वरना मरीज को बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं अगर ट्यूमर कैंसर वाला निकलता है तो सर्जरी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की सलाह दी जाती है ताकि कैंसर के जो सेल्स ऑपरेशन के बाद भी शरीर में रह गए हैं उन्हें बढ़ने से रोका जा सके और दोबारा ट्यूमर होने का रिस्क घटाया जा सके। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। जो इन्हें खाता है
इनका फैन हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी अलसी के बीज खूब तारीफें बटोरते हैं, पर आखिर इन्हें खाने का फायदा क्या है? ये सवाल हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि अलसी के बीज बड़े काम के होते हैं। इनमें खूब फाइबर होता है जो कब्ज की शिकायत दूर करता है, पाचन दुरुस्त बनाता है और आपका पेट साफ रखता है। फाइबर की वजह से पेट भी देर तक भरा महसूस होता है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन घटाने में मदद मिलती है। अलसी के बीज दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। दरअसल इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, खासकर ALA। ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को कंट्रोल में लाता है, जिससे दिल की सेहत भी सुधरती है। अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को किसी भी नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से स्किन पर भी निखार आता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको अपनी डाइट में अलसी के बीज जरूर शामिल करने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इनमें सॉल्यूबल यानी कि पानी में घुलने वाला फाइबर होता है। ये पेट में जाकर जेल जैसा बन जाता है। इससे खाना धीरे धीरे पचता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज भी खून में धीरे धीरे रिलीज होता है और शुगर का लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। अलसी के बीजों में लिग्निन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से पीरियड्स की इरेगुलरिटी और मेनोपॉज के लक्षणों में राहत मिल सकती है। आप 1 चम्मच पिसी हुई अलसी गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं, चाहे तो दही के साथ भी ले सकते हैं। देखिए, कच्चे की जगह भुनी और पिसी हुई अलसी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसे पचाना भी आसान होता है। हालांकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, स्तनपान कराती हैं, जिन्हें PCOS है, जो लोग बीपी की दवा लेते हैं, ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, या जिन्हें कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी है, वो डॉक्टर की सलाह पर ही अलसी के बीज खाएं। साथ ही जिन्हें IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या जिन्हें ब्लोटिंग की समस्या रहती है, उन्हें भी अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, इस ईमेल ID पर आप दाग दीजिए। मेल ID आपके स्क्रीन पर है। सूचना समाप्त। शुक्रिया।